हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका टारगेट पिनपॉइंट प्लेटफॉर्म पे। आधुनिक भारत के अंतर्गत गवर्नर जनरल का यह चौथा एपिसोड होगा। इस एपिसोड के साथ हम लोग कंपनी के अधीन बनाए गए उन तमाम गवर्नर जनरल्स का अध्ययन कर चुके होंगे जो कंपनी के अधीन बनाए गए हैं। यह सीरीज विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, खासकर बिहार सचिवालय और बिहार दरोगा को ध्यान में रख कर के तैयार किया जा रहा है। बिहार दरोगा की अगर हम बात करें तो इसमें हिस्ट्री से आधुनिक भारत से ज़्यादातर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आधुनिक भारत में भारत का किस तरीके से विकास हुआ या भारत के विकास में जो भारत में आगे चलकर जो कानून बना जिसने भारत को एक गति प्रदान किया और भारत की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति जो हम वर्तमान में देखते हैं, इसका प्रारंभिक विकास किस तरीके से हुआ, ये सारा चीज़ हम जब गवर्नर जनरल को पढ़ते हैं उसके द्वारा जो नियम कानून बनाए गए, जो भारत के लिए कितना फ़ायदेमंद रहा और कितना नुकसान दे रहा, उसका एक क्रिस्टल आकलन किया जा सकता है इसको पढ़कर। इन बनने वाले गवर्नर जनरल्स ने अपने कार्यकाल में विभिन्न प्रकार के पॉलिसी को लागू किया जो भारत के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक परिदृश्य को प्रभावित करने का काम किया और यही चीज़ें आगे चल कर के हमारे संविधान सभा का एक तरीके से बोल सकते हैं अंग भी बना, जो फ़ायदेमंद था और जो नुकसानदेह था उससे जो है हमें एक सीख भी मिली। इस तरीके से हम लोग अपने संविधान सभा को एक मैच्योर स्थिति में पहुंचा पाए। तो इसलिए इन पुराने समय में या औपनिवेशिक काल में जो भी नियम कानून लागू किए गए थे उसको समझना जानना आसान हो जाता है। अगर हम इनको अच्छे से समझ लेते हैं तो आगे की राहें अर्थात आगे की जो भी घटना चक्र है उसको समझना हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाता है। ठीक है, तो चलिए इस चौथे एपिसोड में हम लोग जो है किन किन गवर्नर जनरल्स को पढ़ेंगे पहले वो देख लेते हैं। इस एपिसोड में हम लोग टोटल 5 गवर्नर जनरल को पढ़ेंगे। कौन कौन है? मेटकॉफ, ऑकलैंड, एलिनबरो, हार्डिंग और डलहौजी। ठीक है, तो इसमें जो है मेटकॉफ, ऑकलैंड और एलिनबरो, इससे मुश्किल से 2 से 3 पॉइंट जो है बहुत महत्वपूर्ण है। बाकी लॉर्ड डलहौजी और हार्डिंग के बारे में थोड़ा हम विस्तार से पढ़ेंगे। अगर हम मेटकॉफ की बात करें तो मेटकॉफ जो है ये केवल एक चीज़ के लिए बहुत फेमस है और वह चीज़ भी बहुत बेहतरीन है। वो ये है कि इन्होंने अपने 1 साल के कार्यकाल में जो प्रेस पे लगा हुआ प्रतिबंध था उसको समाप्त कर दिया और केवल इस कार्य के लिए ही ये जो है भारतीय इतिहास के प्रश्नों में अति महत्वपूर्ण हो जाता है। किस चीज़ के लिए? इस कार्य के वजह से इसे भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। किसको? चार्ल्स मेटकॉफ को। ठीक है, इसके बाद ऑकलैंड बने। इसका कार्यकाल की बात करें तो 1836 से 42 तक इसका कार्यकाल रहा और इसके समय की जो घटनाएं थी वो इस प्रकार थी। पहली थी प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध और दूसरी थी ग्रैंड ट्रंक रोड। ग्रैंड ट्रंक रोड का इन्होंने निर्माण नहीं करवाया था, इनका निर्माण तो प्राचीन काल में ही हुआ था ग्रैंड ट्रंक रोड का। इसका इन्होंने मरम्मत करवाया था। ग्रैंड ट्रंक रोड कहाँ से कहाँ तक है? कलकत्ता से दिल्ली तक है। कलकत्ता से दिल्ली को जोड़ती है ग्रैंड ट्रंक रोड। पहले ये एक जो हमारा राष्ट्रीय राजमार्ग है 1 और 2, ये दोनों से मिल करके बना हुआ था हमारा ग्रैंड ट्रंक रोड। फिर अभी जो है राष्ट्रीय राजमार्ग का नामकरण जो है बदल दिया गया है, तो अब ये शायद 4 के तहत आती है। ठीक है, इसी के समय में ऑकलैंड। चलिए देखते हैं हम लोग अगले पॉइंट की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए चार्ल्स मेटकॉफ, तो चार्ल्स मेटकॉफ को भारतीय
प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। ऑकलैंड, इसके समय की 3 महत्वपूर्ण घटना है। पहली क्या है, आंग्ल अफगान युद्ध, इसी के समय 1839 से 42 में हुआ था। ठीक है। दूसरा, ग्रांड ट्रंक रोड का इन्होंने मरम्मत करवाया, कब, 1839 में। और इसी के समय में, ऑकलैंड के समय में ही भारतीय विद्यार्थियों को ब्रिटेन में डॉक्टरी की शिक्षा प्रदान करने की अनुमति प्राप्त हुई, अर्थात वो ब्रिटेन जाकर के डॉक्टरी की शिक्षा ग्रहण कर सकते थे ऑकलैंड के समय में। नेक्स्ट गवर्नर जनरल हुए लॉर्ड एलिनबरो, और लॉर्ड एलिनबरो का कार्यकाल रहा 1842 से लेकर के 1844 तक। आंग्ल अफगान युद्ध इसके समय में समाप्त हो गया था। जो प्रारंभ हुआ था ऑकलैंड के समय में, वो ख़त्म हो गया एलिनबरो के समय में। ये बहुत महत्वपूर्ण है। एलिनबरो के समय में ही सिंध पर पूर्ण अधिकार हो गया था ब्रिटेन का, और ये कब हुआ, 1843 में। ठीक है। तो 1843 में सिंध प्रांत पे अंग्रेजों का पूर्ण अधिकार हो गया था, और उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड एलिनबरो। इन्होंने 1843 में ही दास प्रथा का उन्मूलन किया। 1833 जो एक्ट आया उस एक्ट के तहत ही 1843 में भारत में दास प्रथा पे क्या लगा दिया गया, प्रतिबंध। उन्मूलन मतलब क्या था, उन्मूलन का मतलब होता है ख़त्म कर देना। तो दास प्रथा को ख़त्म कर दिया गया 1843 में कानून बना करके। ठीक है। और ये जो साप्ताहिक जो छुट्टी होती है, रविवार की छुट्टी, यह छुट्टी का प्रारंभ भी लॉर्ड एलिनबरो के समय में ही हुआ था। तो ये 4 महत्वपूर्ण घटनाएं लॉर्ड एलिनबरो के कार्यकाल की है। प्रथम, अफगान आंग्ल युद्ध समाप्त हो गया इसके समय में। दूसरा, सिंध पर पूर्ण अधिकार 1843 में। 1843 में ही दास प्रथा का उन्मूलन, और 1843 में ही रविवार की छुट्टी हुई थी, छुट्टी की प्रारंभ हुई थी, और अभी तक ये लागू है। अब देखिए, हो सकता है जो अभी हमारे प्रधानमंत्री ने घोषणा किया है कि अंग्रेज़ों की जो भी स्मृति है उसको ख़त्म करना है, तो हो सकता है आने वाले समय में रविवार की छुट्टी को भी समाप्त कर दिया जाए। देखते हैं क्या होता है आगे। लॉर्ड एलिनबरो के बाद जो नए गवर्नर जनरल बने वो थे लॉर्ड हार्डिंग, और इनका कार्यकाल 1844 से 48 तक रहा। इसके समय की 2 महत्वपूर्ण घटना है। पहली घटना क्या है, आंग्ल सिख युद्ध, और ये कब हुई थी, 1845 से 46 में। प्रथम आंग्ल अंग्रेज और सिखों के बीच युद्ध हुई थी 1845 और 46 में, और इस युद्ध का परिणाम क्या हुआ, तो इस युद्ध में अंग्रेज विजयी रहा, जबकि सिख इसमें क्या हो गए, अपराजित हो गए। इन्होंने जो है नरबलि प्रथा पे प्रतिबंध लगा दिया। यानी उस समय एक सामाजिक कुरीति भारतीय समाज के कुछ जनजातीय क्षेत्र में थी कि वहाँ नरबलि अर्थात मानवों की बलि दी जाती थी। तो उनके इस प्रथा पे प्रतिबंध लगा दिया गया, किनके द्वारा, हार्डिंग के द्वारा। ठीक है। अब जो हमारे अगले गवर्नर जनरल बने वो हैं लॉर्ड डलहौजी, और इनका कार्यकाल अति महत्वपूर्ण है। लॉर्ड डलहौजी के समय में बहुत सारे कार्य हुए, और इन कार्य क्या क्या कार्य हुए चलिए उसको देखते हैं। लॉर्ड डलहौजी, पहली इसका कार्यकाल कब से कब तक है, तो लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल 1848 से 1856 ईस्वी तक रहा। देखिए, अगर कुछ सारा जितने भी गवर्नर जनरल बने उनके कार्यकाल को तो याद करना असंभव है। कुछ गवर्नर जनरल तो ऐसे हुए जो केवल एक कार्य के लिए अति महत्वपूर्ण रहे हैं, तो उनको तो उनके कार्य जो वो कार्य किया है केवल उस कार्य को बेहतर से याद रखने के लिए उनको याद रखना है। बाकी जो महत्वपूर्ण यानी जिसके समय में बहुत सारे कार्य हुए हैं उनके कार्यकाल को याद रखना है।
कि वो कब से कब तक रहे हैं। इससे क्या होगा, उसके समय में जो भी कार्य हुए हैं उसको याद रखना भी थोड़ा आसान हो जाएगा। और अगर हम इसको, जैसे मान चलिए अभी हम लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल को अगर अच्छे से याद कर लेते हैं कि 1848 से 1856 तक रहा है, तो इसके समय की जो घटनाएं हैं वो कब घटित हुई, इसको याद करना आसान हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लॉर्ड डलहौजी, तो लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल सबसे पहले 1848 से 1856 ईस्वी में रहा था। इसके समय में द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ था। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ था, 1846 से 1845 और 46 में ये प्रथम आंग्ल सिख युद्ध था जिसमें अंग्रेज विजयी रहा। और ये द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध है 1848 से 49 में, और इस युद्ध में भी अंग्रेज विजयी रहा। और इस युद्ध का परिणाम ये हुआ कि पंजाब जो है वो ब्रिटेन शासन के अधीन आ गया। ठीक है, इसके पहले हम लोग सिंध के बारे में पढ़े थे। सिंध जो है 1843 में अंग्रेजी शासन के अधीन चला गया एलिनबरो के समय में। और पंजाब जो सिंध के नीचे पड़ता है क्षेत्र, वह जो है लॉर्ड डलहौजी के समय द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के तहत ब्रिटिश शासन के अधीन चला गया। डेट की बात करें तो ये डेट था 29 मार्च 1849। ठीक है, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले एक महत्वपूर्ण घटना है कोहिनूर हीरा के बारे में। देखिए, इस युद्ध के बाद ही कोहिनूर हीरा अंततः सिख जो राज्य था, सिख राज्य के अधीन था कोहिनूर हीरा, वह अंतिम रूप से यानी अंतिम रूप से जो है महारानी विक्टोरिया के पास चले गए। हाल ही में महारानी विक्टोरिया, ये जो एलिजाबेथ द्वितीय महारानी थी, उनकी मृत्यु हो गई। कोहिनूर हीरा महारानी का जो मुकुट होता है ना, उसी मुकुट एक तरीके से सिरमौर बना हुआ है। अब तो चूंकि महारानी रही नहीं, तो कोहिनूर हीरा अब मुकुट के रूप में रहेगा भी नहीं। देखते हैं अब इस कोहिनूर हीरा का क्या होता है। भारत को इस कोहिनूर हीरा के लिए, मतलब भारत के मीडिया ने इस कोहिनूर हीरा को वापस लाने के लिए एक कह सकते हैं कि गवर्नमेंट पे दबाव बनाने का भी काम किया है। गवर्नमेंट पे दबाव बनाया जा रहा है कि जिस तरीके से पोलैंड ने जर्मनी पे द्वितीय विश्व युद्ध में हुए नुकसान के लिए जो है वो उस पर दबाव बनाया है कि आपको जो हमें नुकसान हुआ है द्वितीय विश्व युद्ध में, उसकी भरपाई करनी चाहिए। भारतीय मीडिया भी भारत गवर्नमेंट पे इस बात को लेकर दबाव बना रहा है कि उपनिवेश काल में ब्रिटेन के द्वारा जो भारत पे जो भी मतलब वो शोषणात्मक कार्य किया है जिससे भारत का नुकसान हुआ है, इसके लिए दबाव बनाए। कम से कम वो उसकी भरपाई तो ना करे, लेकिन इसके लिए वो माफ़ी अवश्य मांगे। और जो ये अभी जो हाल ही में एलिजाबेथ द्वितीय की मृत्यु हो गई है, तो उसके मृत्यु के बाद जो अब कोहिनूर हीरा है उसको भी वापस लाया जाए, तो इसको लेकर के जो है मीडिया में बातें ऊपर आ रही है। ठीक है, देखिए द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध, इस युद्ध के अंतर्गत 3 युद्ध लड़े गए थे। पहला युद्ध रामनगर में लड़ा गया था और ये अनिर्णित रहा, इसका कोई परिणाम नहीं निकला। फिर 1849 में द्वितीय युद्ध हुआ जिसे चिलैयावाला का युद्ध कहा जाता है, ये भी अनिर्णित रहा। और तीसरा युद्ध ये चिनाब तट में एक जगह है गुजरात, तो उस जगह के नाम पे ही इस युद्ध को गुजरात युद्ध कहा जाता है। और ये 12 मार्च 1849 को हुआ था। इसमें जो है अंग्रेज विजयी रहा। और इसके बाद इस युद्ध के बाद ही 29 मार्च 1849 को पंजाब को ब्रिटेन शासन के अधीन कर लिया गया। तो लॉर्ड डलहौजी के समय ये सबसे महत्वपूर्ण घटना रही। और भी घटना है, इसको आगे देखते हैं। पहली घटना क्या हो गई, पंजाब का अंग्रेजी शासन में विलय हो गया द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के परिणाम के स्वरूप। कोहिनूर हीरा को भारत से ब्रिटेन भेज दिया गया। ठीक है,
और क्या, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध में कितने टोटल युद्ध लड़े गए, 3 युद्ध लड़े गए। 2 का निर्णय, प्रथम 2 का निर्णय और निर्णय रहा, कोई निर्णय नहीं निकला, किसी की हार या किसी की जीत स्पष्ट नहीं हुई, जबकि तीसरा में सिख पराजित हो गया। नेक्स्ट इसके समय की जो महत्वपूर्ण घटना रही वो द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध, ठीक है। ये 1852 में हुआ था। अंग्रेज और बर्मा, जिसे अभी म्यांमार के नाम से जाना जाता है, तो आंग्ल बर्मा युद्ध 1852 ईस्वी में हुई थी। और इस युद्ध के परिणाम स्वरूप क्या हुआ, लोअर बर्मा एवं पीगू, ये 2 जगह है बर्मा का, इस पे अंग्रेज़ों ने अधिकार कर लिया, ठीक। और अगर हम प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध की बात करें तो ये 1824 से 26 में एमहर्स्ट के समय में हुआ था। और प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध की समाप्ति यानडूब संधि के तहत हुई थी। इसमें किसी भी क्षेत्र पे अधिकार का वर्णन नहीं है। डलहौजी के समय की नेक्स्ट घटना क्या है, सिक्किम पर 1805 में सिक्किम पर इन्होंने आरोप लगाया कि वहाँ जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, और इस आरोप को ही आधार बना करके उन्होंने सिक्किम पर अधिकार कर लिया। तो इस तरीके से हम क्या देख रहे हैं, लॉर्ड डलहौजी किसी न किसी तरीके से जो ब्रिटिश शासन था, जो ब्रिटेन का जो साम्राज्य था, उसको बढ़ाने का ये काम कर रहे हैं। पहले तो पंजाब पे अधिकार किया गया, फिर बर्मा के कुछ क्षेत्रों को ब्रिटिश शासन के अधीन लाया गया, और सिक्किम पे जो है ये आरोप लगा के कि वो डॉक्टरों के साथ दुर्व्यवहार वहाँ किया जा रहा है, सिक्किम पे अधिकार कर लिया गया 1850 ईस्वी में, अर्थात सिक्किम को ब्रिटिश गवर्नर के अधीन लाया गया। इन्होंने 1852 में इनाम कमीशन की स्थापना की। ये इनाम कमीशन क्या था, तो इस कमीशन के तहत लॉर्ड डलहौजी द्वारा उन लोगों को इनाम दिया जाता था, पुरस्कार दिया जाता था, जो इस बात की सूचना देता था कि कोई ये जागीर है, इस जागीर का कोई शासक नहीं है, ठीक। दूर दराज की कोई जागीर, अगर उस जागीर का कोई शासक नहीं है, इस बात की सूचना जो भी ब्रिटिश शासक को देता था, उसे ब्रिटिश शासक के तहत अर्थात लॉर्ड डलहौजी के तहत पुरस्कार दिया जाता था। तो ये पुरस्कार देने की शुरुआत जो है लॉर्ड डलहौजी ने 1852 में की थी, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या था, भूमि कर रहित जागीर, यानी जो भूमि का कर नहीं जमा कर रहा है उसका पता लगाना, तथा यह आरोप लगा कर कि आप चूंकि कर नहीं दे रहे हो तो उसको छीन करके क्या कर लेना है, ब्रिटिश गवर्नमेंट के अधीन कर लेना है। तो इसलिए इनाम कमीशन की शुरुआत की गई थी, कब, 1852 में। किसके समय में, लॉर्ड डलहौजी के समय में। लॉर्ड डलहौजी का जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है वह है व्यापगत सिद्धांत, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। ये क्या था, व्यापगत सिद्धांत क्या था, तो व्यापगत सिद्धांत था कि यदि किसी राज्य का, उस समय लॉर्ड डलहौजी के समय में भारत में बहुत सारे राज रजवाड़े थे, तो यदि किसी राज्य का कोई भी वंश नहीं है, आगे का कोई भी वंश नहीं है खुद का, जो उस राज्य का शासन आगे चला सके, तो उसको जो है इस नीति के तहत ब्रिटेन अर्थात जो यहाँ उपनिवेशिक ताकत थी उसे अपने अधीन ले लिया करता था। इस नीति को व्यापगत सिद्धांत अर्थात राज हड़प की नीति कहा जाता था। इसके तहत इन्होंने क्या किया, जैसे कोई राज्य है, अब अगर उस राज्य में जो राजा है, अगर उसका अपना खुद का कोई वंशज नहीं है, खुद का कोई पुत्र नहीं है या पुत्री नहीं है, और वह इस स्थिति में अगर किसी बच्चे को गोद लेता है पुत्र के रूप में, तो ब्रिटिश सरकार का कहना था कि वो गोद लिया हुआ बच्चा इस राज्य का अगला शासक नहीं बन सकता है, और नहीं बन सकता है, मनाही कर दिया गया।
और अतः अब चूंकि इस राज्य का अगला शासक नहीं है तो यह राज्य जो है ब्रिटिश शासन के अधीन आ जाएगा। तो ऐसी पॉलिसी इस व्यापगत सिद्धांत के तहत लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लाया गया, ताकि इस पॉलिसी के तहत और ज़्यादा से ज़्यादा राज्य को ब्रिटिश शासन के अधीन किया जा सके। ठीक है, तो इस व्यापगत सिद्धांत के तहत जो है डलहौजी ने भारत के बहुत सारे राज्यों को अपने अधीन किया था। तो इसमें सबसे प्रथम जो नाम आता है वो आता है सतारा का। सतारा को इन्होंने 1848 ईस्वी में राज्य हड़प नीति के तहत ही ब्रिटिश शासन के अधीन लाया। तो ब्रिटिश शासन के अधीन प्रथम राज्य जो अंग्रेजों के अधीन गया वो था सतारा। इसके तहत जैतपुर जो बुंदेलखंड का भाग है, संभलपुर जो उड़ीसा में पड़ता है, इसको 1839 में इस पर अधिकार कर लिया गया, अर्थात इसको हड़प लिया गया। हिमाचल प्रदेश के बघाट को 1850 में और मध्य प्रदेश के उदयपुर को 1852 में। इस जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है झांसी। ठीक है, सतारा को कब? 1848 में, झांसी को 1853 में और नागपुर को 1856 में। झांसी के बारे में सुने हम लोग। झांसी में क्या था, जो झांसी की रानी थी उनका कोई अपना पुत्र नहीं था, उन्होंने एक दत्तक पुत्र को गोद लिया था। अब चूंकि व्यापगत सिद्धांत के तहत अंग्रेजों ने ऐसा नियम ही बनाया था कि दत्तक पुत्र मान ही नहीं होगा, तो उसने क्या किया, झांसी को अधिकार में ले लिया 1853 में और इसको लेकर के विरोध भी किया गया झांसी के द्वारा। 1856 में लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध को कुशासन का आरोप लगा करके अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। उस समय अवध का नवाब कौन था? तो जिस समय अवध पर कुशासन का आरोप लगाया गया उस समय अवध का शासक था नवाब वाजिद अली शाह। ठीक है, लेकिन अवध की स्थापना की अगर हम बात करें तो अवध की स्थापना किनके द्वारा की गई थी? सआदत खां के द्वारा की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट लॉर्ड डलहौजी के समय हुए महत्वपूर्ण कार्य कौन सा है? देखिए 1856 में इन्होंने क्या किया, जो तोप खाना, जो उनका गोला बारूद रखने का जो जगह होता था उसे तोप खाना कहा जाता था, तो उन्होंने तोप खाने का मुख्यालय कलकत्ता से मेरठ स्थानांतरित कर लिया तथा सेना का मुख्यालय शिमला में स्थापित किया। तो दो कार्य किया इस क्षेत्र में। पहला तो जो तोपखाना कलकत्ता में था उसको मेरठ ला लिया और जो सैनिक मुख्यालय था उसको शिमला में स्थापित कर लिया। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी के समय शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कार्य हुआ था। 1854 में जो है वुड डिस्पैच ये एक बहुत जाने माने उस समय के शिक्षाविद थे, तो उनके द्वारा जो है शिक्षा को लेकर के अनुशंसा कुछ पेश किया गया था। उस अनुशंसा को ही वुड डिस्पैच कहा जाता है। तो 1854 में वुड डिस्पैच को लागू किया गया। किनके द्वारा? डलहौजी के द्वारा। वुड डिस्पैच में क्या क्या व्यवस्था थी? तो इसमें जो है प्राथमिक शिक्षा पे जोर दिया गया था। इसमें जो अनुशंसा थी तो उसके तहत क्या था कि जो प्राथमिक स्तर था, वुड डिस्पैच में जो अनुशंसा थी कि प्राथमिक शिक्षा में जो है प्राच्य शिक्षा को शामिल किया जाए। प्राच्य शिक्षा मतलब जो प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति और जो विज्ञान है उस माध्यम में भी बच्चों को शिक्षित किया जाए, उससे भी बच्चों को परिचित किया जाए प्राथमिक स्तर पे। इसकी अनुशंसा इस वुड डिस्पैच में की गई थी तथा उसके आगे अर्थात कॉलेज के स्तर पे जो है अंग्रेजी शिक्षा, अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा दिया जाए। प्राच्य शिक्षा को भी प्रोत्साहन दिया जाए, लेकिन विशेष रूप से अंग्रेजी शिक्षा, उसके आगे के शिक्षा अर्थात कॉलेज स्तर पर अंग्रेजी शिक्षा की अनुशंसा की गई थी वुड डिस्पैच के द्वारा। तो वुड डिस्पैच को लागू कब किया गया? 1854 में। किनके द्वारा? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। और इसी के तहत जिला स्तर पर
एंग्लो वर्नाकुलर स्कूल की स्थापना की गई तथा जो उस समय के बहुत प्रसिद्ध नगर हुआ करते थे वहाँ पे सरकारी कॉलेज की स्थापना की गई। बाद के समय में लॉर्ड कैनिंग के समय जो ब्रिटेन का जो तीनों प्रेसिडेंसी था, कलकत्ता, मद्रास और बम्बई, इन तीनों जगह जो है वुड डिस्पैच के अनुशंसा को ध्यान में रखते हुए ही विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। लेकिन इस विद्यालय में जो शिक्षा का माध्यम रहा वो लॉर्ड कैनिंग के द्वारा सुझाए गए अनुशंसा पे अंग्रेजी को बनाया गया था। ठीक है। नेक्स्ट है कि प्रत्येक प्रदेश, शिक्षा के क्षेत्र में ही प्रत्येक प्रदेश में एक शिक्षा निदेशक की नियुक्ति की व्यवस्था की गई जो शिक्षा में हुए प्रगति को ध्यान में रखेंगे या जो इम्प्लीमेंट की जा रही है शिक्षा के क्षेत्र में उसकी देखरेख के लिए। तो ये तो शिक्षा के क्षेत्र में लॉर्ड डलहौजी के समय किए गए कार्य हुए। इसके अलावा लॉर्ड डलहौजी को भारत में रेलवे के विकास का जनक कहा जाता है। इसी के समय 1816 अप्रैल 1853 को भारत में मुंबई से थाने के बीच कुल 34 किलोमीटर तक पहली बार रेल चलाई गई। इसलिए जो है लॉर्ड डलहौजी को भारत का जनक कहा जाता है। हालांकि इन्होंने जो रेलवे का विकास किया भारत में उसका उद्देश्य ये नहीं था कि भारत के लोगों को जो है हम बेहतर आवागमन की सुविधा दें, नहीं, उनका उद्देश्य केवल ये था कि किस तरीके से हम भारत के गांव में दूर दराज में जो कच्चा उत्पाद है, जो कृषि कच्चा उत्पाद है, उसको जल्द और सुलभ तरीके से समुद्र के किनारे तक ला पाए, उसका ये उद्देश्य था। अर्थात रेलवे के विकास से उसने भारत को और तेजी से दोहन करने की शुरुआत की। हालांकि इसका जो बाय प्रोडक्ट के रूप में ये रहा कि भारत की कनेक्टिविटी इससे बढ़ी और उस समय जो अंग्रेज़ों के खिलाफ जो क्रांतिकारी चल रही थी, जो कि एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र तक बहुत ही मुश्किल से और बहुत समय में पहुंच पाती थी, रेलवे के विकास से उन सूचनाओं का एक जगह से दूसरे जगह पहुंचने में क्या आई, तेजी आई। अर्थात जिस तेज़ी से अंग्रेज़ों ने भारत का दोहन प्रारंभ किया उसी तेज़ी से अंग्रेज़ों के विरोध में जो आंदोलन हो रहे थे उसका विकास भी भारतीय क्रांतिकारियों ने किया। किसकी मदद से? रेलवे की मदद से। ठीक है। खैर, तो डलहौजी को भारत में रेलवे के जनक के रूप में जाना जाता है। 1853 में भारत में पहली बार मुंबई से थाने के बीच कुल 34 किलोमीटर तक रेल चलाई गई थी। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? 1854 में पोस्ट ऑफिस एक्ट पारित किया गया और भारत में पहली बार डाक टिकट का प्रचलन हुआ। कब? 1854 में। किसके समय? लॉर्ड डलहौजी के समय में डाक टिकट। ठीक है। इसी के समय में पृथक रूप से सार्वजनिक निर्माण विभाग, कंस्ट्रक्शन विभाग, जो कि सड़क, पुल, पुलिया बनाने का कार्य करती थी, इसका विकास हुआ पृथक रूप से। सेवा विभाग की स्थापना हुई स्वतंत्र विभाग के रूप में। सेवा यानी जो पब्लिक इंटरेस्ट से संबंधित विभाग होता है उसी को सेवा विभाग कहते हैं। तो स्वतंत्र विभाग के रूप में 1854 में सेवा विभाग की स्थापना हुई। सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना भी किसके समय में हुई? लॉर्ड डलहौजी के समय में हुई। लॉर्ड डलहौजी के समय में ही 1853 में कलकत्ता से आगरा के बीच बिजली से संचालित होने वाली तार सेवा को शुरू किया गया। तो डाक टिकट का प्रचलन भी 1854 में और 1853 में बिजली से संचालित तार सेवा, ये दोनों सेवा की शुरुआत ये लॉर्ड डलहौजी के समय में ही हुई। लॉर्ड डलहौजी ने अपनी राजधानी को शिमला, ग्रीष्मकालीन राजधानी शिमला बनाया। ये क्वेश्चन पूछी जा सकती है कि वह कौन से गवर्नर जनरल हुए जिन्होंने
अपनी ग्रीष्मकालीन राजधानी शिमला बनाई। या फिर ऐसे भी पूछा जा सकता है कि लॉर्ड डलहौजी ने अपनी ग्रीष्मकालीन राजधानी कहाँ बनाई, तो शिमला बनाई। क्यों? देखिए, लॉर्ड डलहौजी अर्थात अंग्रेज जो है जिस भौगोलिक क्षेत्र से आते थे, वह भौगोलिक क्षेत्र के लोग गर्मी को ज़्यादा सहन नहीं कर पाते थे। और भारत में तो एक्सट्रीम क्लाइमेट है, यहाँ तो गर्मी अत्यधिक पड़ती है, तो गर्मी इनके सेहत के लिए नुकसानदेह होता था। तो इससे बचने के लिए, गर्मी से बचने के लिए इन्होंने अपने ग्रीष्मकालीन अर्थात गर्मी के दिनों की राजधानी ठंडा क्षेत्र अर्थात शिमला में शिफ्ट कर लिया और वहीं से जो है शासन किया करता था। इसके समय की जो और घटना है वो ये है कि 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा, 1853 में 33 के बाद 53 में चार्टर एक्ट आया, तो 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा कंपनी के संचालन मंडल से कंपनी के प्रशासनिक अधिकारी की नियुक्ति का अधिकार वापस ले गया। अर्थात देखिए, 1853 से पहले क्या होता था, कंपनी के अंदर जो भी अधिकारी बनते थे, यानी कंपनी में जो भी सेवक आते थे, उसकी नियुक्ति कंपनी में जो पहले से उच्चतम अधिकारी होते थे वो डायरेक्ट करते थे। यानी वो चुन लेते थे अपने इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए कि हाँ ये व्यक्ति जो है हमारे कंपनी के लिए ठीक रहेगा। लेकिन 1853 चार्टर एक्ट के तहत इस व्यवस्था को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। और 1853 से ही कंपनी में जो भी अधिकारी आएंगे वो प्रतियोगिता परीक्षा को पास करके ही कंपनी में अधिकार नियुक्त होंगे। और शुरुआत समय में इसकी जो योग्यता उम्र सीमा रखा गया वो क्या रखा गया, 18 से 23 वर्ष रखी गई थी। तो प्रतियोगिता द्वारा कंपनी के विभिन्न आधिकारिक पदों पर नियुक्ति का प्रावधान किया गया। कब? 1853 के चार्टर एक्ट के तहत। और ये कब 1853 का चार्टर एक्ट पारित हुआ? लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल कब से कब तक रहा है? 1848 से लेकर के 1856 तक रहा है। 1848 से लेकर के 1856 तक। ठीक है, नेक्स्ट जो लॉर्ड डलहौजी के समय का कार्य रहा है, नेक्स्ट क्या देखिए, ये जो प्रतियोगिता परीक्षा शुरू हुई थी तो उसी से संबंधित है। सत्येंद्र नाथ टैगोर ये पहले भारतीय हुए जिन्होंने 1863 में लंदन में सिविल परीक्षा का आयोजन हुआ था और लंदन जाकर इन्होंने परीक्षा पास की। तो भारत के प्रथम व्यक्ति जिन्होंने सिविल सेवा परीक्षा पास की वो कौन थे? सत्येंद्र नाथ टैगोर। सत्येंद्र नाथ टैगोर 1863 में। ठीक है, तो शुरुआती समय में ये जो सिविल परीक्षाएं, जो प्रतियोगिता परीक्षा होती थी वो लंदन में ही हुआ करती थी। भारत में भी इस परीक्षा का आयोजन पहली बार कब किया गया? 1822 में किया गया। तो 1822 में जो है इलाहाबाद और लंदन दोनों जगह सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन किया गया था। ठीक है, तो ये कुछ कार्य है लॉर्ड डलहौजी के समय के। तो हम लोगों ने पॉइंट वाइज देखा कि लॉर्ड डलहौजी के समय विभिन्न क्षेत्रों में कुछ न कुछ कार्य किए गए। लॉर्ड डलहौजी ने भी नरबलि प्रथा को रोकने का प्रयास किया। नरबलि प्रथा से संबंधित कानून किसने पारित किया था? नरबलि प्रथा को रोकने से संबंधित कानून को पारित किसके द्वारा किया गया था? ये लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा प्रतिबंध, सबसे पहले लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा प्रतिबंध लगाया गया। और इसके बाद जो लॉर्ड डलहौजी बने उन्होंने भी नरबलि प्रथा को रोकने का प्रयास किया। तो इस वीडियो के तहत हम लोगों ने मेटकॉफ, ऑकलैंड, एलिनबरो, हार्डिंग और लॉर्ड डलहौजी ये कुल 5 गवर्नर जनरल को पढ़ा। अगले गवर्नर जनरल हुए लॉर्ड केंट।